अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारी दुआ तो हमेशा यही रहेगी कि आप सब लोग अच्छे से रहें। खैर, आज के इस लेक्चर में हम अपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम अपने मेन क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों को कल के होमवर्क के बारे में कुछ चीजें याद दिला दूं। मैंने कल आप लोगों को कहा था कि आप सारे क्वेश्चंस को नोटबुक में अच्छे से प्रेजेंट करके उसकी क्लियर सी पिक लेकर के आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। लेकिन मैंने देखा कि अब तक बहुत से बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ वीडियोस देख करके मैथ्स को सीख लेंगे तो आप गलत हैं। देखने के साथ ही साथ हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और जितने ज्यादा टाइम करेंगे उतना ही ज्यादा आपका हाथ जो है वो फ्री होगा और उतना ही आपको मैथ्स सीखने का मौका मिलेगा। वो होता है ना, क्रिकेट में हम क्रिकेट देख करके तो नहीं सीख सकते ना, उसको खेलना पड़ता है। मैथ्स भी वैसा ही है, सिर्फ हम देखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सबसे पहले लेक्चर देखने के बाद मुझे कल का होमवर्क सेंड करेंगे और आज भी जो मैं होमवर्क दूंगा उसे भी आप सेंड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने मेन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेन क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए मेन क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया हूं। फिर वही बात, अगर देखने में कुछ भी डिफिकल्टीज हो तो आप अपनी टेक्स्ट बुक का यूज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हमारा मेन क्वेश्चन नंबर 4 हमसे डिमांड क्या करता है। होता है ना, पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है। तो रीड करते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 4। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स A, B and C are such that distance of AC is equal to 10, distance of CB is equal to 8। क्या कहा उसने? ऑन अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन के ऊपर कितने पॉइंट है हमारे पास? 3 पॉइंट है, A है, B है और C है। अब जरा मेरे कल के लेक्चर को रिवाइज करो। मैंने आपको कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बताया था। कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? याद करो, कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर आते हैं उसे हम क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। और अगर आपको याद होगा तो कल के मेरे पहले वाले क्वेश्चन में कोलिनियर पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो भी मैंने आपको बताया था। याद आ रहा है ना? चलिए देखते हैं एक बार। अब इस क्वेश्चन ने हमें क्या कहा कि एक नंबर लाइन के ऊपर 3 पॉइंट हैं, A, B और C। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हुए या नहीं हुए? बोलो, हुए या नहीं हुए? एक ही लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है, कोलिनियर हुए ना? यस, कोलिनियर है। तो क्वेश्चन से मुझे ये समझ में आया कि पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C ये तीनों एक ही लाइन पर है और वो कोलिनियर है। आगे की इंफॉर्मेशन में मुझे कुछ दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। जैसे कि डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू कितना? 10 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ CB हाउ मच? 8 यूनिट। तो 2 डिस्टेंस दिया हुआ है और मुझे फाइंड क्या करना है, मांगता क्या है? तो वो मुझसे ये मांग रहा है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ AB। डिस्टेंस ऑफ AB, A और B के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। आगे एक वर्ड और लिखा हुआ है, कंसीडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। सारी पॉसिबिलिटीज को सोच करके आप डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको कोलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट एक बार फिर बता दूं। आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, मेरे पास एक लाइन है और इस लाइन पे कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट, A, B और C। ये तीनों पॉइंट्स आपको कोलिनियर दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पर है। डन। अब इसके बाद A, B, C तीनों एक ही लाइन के ऊपर है, कोलिनियर है। लेकिन मुझे उसने ये नहीं कहा कि कौन सा पॉइंट बीच में है। कहीं भी पूरे क्वेश्चन में ऐसा कहीं कहा है क्या कि बी को बीच में लेना है? नहीं ना, ये तो मैंने अपनी सोच के हिसाब से बनाया। हो सकता है कि मेरे पास जब लाइन को मैं बनाऊं तो मेरे पास A तो यहां पर रहेगा, लेकिन हो सकता है कि C बीच में आए और B साइड में चले जाए। तो ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 हो जाती है। थिंकिंग होती है ना कि भाई बीच में कौन सा पॉइंट आ सकता है, तो बीच में B भी आ सकता है, बीच में C भी आ सकता है और एक और पॉसिबिलिटी हो रही है। कितनी? बीच में क्या आ सकता है? फिर तीसरी पॉसिबिलिटी में
बीच में मेरे पास ए पॉइंट भी आ सकता है। तो आप देख रहे हो ना, ध्यान से देखो डायग्राम को। मैंने यहां पर 3 डायग्राम इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको समझाने के लिए बनाया हूं। ये डायग्राम हमें क्वेश्चन में नहीं बनाना, ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। क्या समझाया मैंने कि अगर उसने मुझे 3 पॉइंट एक नंबर लाइन के ऊपर दिए हैं, इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर। अब जब मैं कोलिनियर पॉइंट्स को बनाने की सोच रहा हूं क्वेश्चन को समझने के लिए, तो पता ये चला कि एक बार मैं बी को बीच में लेके बना सकता हूं, एक बार मैं सी को बीच में लेके बना सकता हूं, और एक बार मैं ए को बीच में लेकर के डायग्राम बना सकता हूं। तो अब कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 3 पॉसिबिलिटी हुई ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन में उसने आगे लिखा है कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, यानी सब तरह से पॉसिबिलिटी सोच करके आपको हर बार डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है। अगर आप इस वाले डायग्राम को देखोगे तो ए बी इतना छोटा दिख रहा है। अगर आप सेकंड वाले डायग्राम को देखोगे तो ए से लेकर के बी तक बड़ा दिख रहा है। अगर आप थर्ड वाले डायग्राम को देखोगे तो ए और बी इधर दिख रहा है। हो रहा है ना, आगे पीछे डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए हर केस में डिस्टेंस अलग अलग आएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। मैंने अब तक सॉल्यूशन नहीं कराया, स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तक मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा था। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि मेरा क्वेश्चन मुझे ये कहता है ऑन अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन के ऊपर कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है। कौन से 3 पॉइंट? ए बी सी। अगर एक नंबर लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है तो क्या होंगे वो? बोलो, कोलिनियर या नॉन कोलिनियर? कोलिनियर हुए ना। तो पता ये चला कि ए बी सी कोलिनियर है। ओके, उसके बाद बोलता है कि मेरे पास डिस्टेंस ऑफ ए सी 10 है, डिस्टेंस ऑफ सी बी 8 है, और आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ ए बी। और ए बी फाइंड करने के लिए आपको हर तरह से सोचना होगा, एक बार बी को बीच में लेकर के, एक बार सी को बीच में लेकर के, और एक बार ए को बीच में लेकर। आई बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आया? अब देखते हैं कि ऐसे 3 केसेस में इसके आंसर क्या आते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी केस नंबर 1 में क्या होगा, केस नंबर 2 में क्या होगा, और केस नंबर 3 में क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। इसलिए मैं 4 कराऊंगा और 5वां आपका होमवर्क होगा। आई बात समझ में? इसलिए 4 पे ध्यान से देखिएगा। जो पार्ट नहीं समझ में आए या आप सुनने में उसे थोड़ा सी मिस कर दे तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए। आइए हम केस नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, और कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो यहां पर आप देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, केस नंबर 1 में मैं ये सोचूंगा कि मेरे पास वो 3 पॉइंट में से बी वाला बीच में है। अब मैं आपको ये बता दूं कि मुझे यहाँ पे डायग्राम बनाने की इतनी जरूरत नहीं है। प्रेजेंटेशन में आप डायग्राम बनाएंगे तो भी चलेगा, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। सुन रहे हो ना? इसलिए हम डायग्राम नहीं बनाएंगे और डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। हाँ, इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को, ये जो थिंकिंग है उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे वो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे। केस नंबर 1 में जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं ऐसे सोच सकता हूं कि मेरे पास वो जो 3 पॉइंट्स हैं उन्हें शॉर्टकट में मैं ऐसे लिखूंगा A डैश B डैश C। इसका मतलब मैंने कल आपको बताया था, A डैश B डैश C। इसका मतलब हम क्या रीड करेंगे कि पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। पॉइंट A B C कोलिनियर है। और कौन सा पॉइंट बीच में है? B बीच में है। ये हमारी थिंकिंग है। हमें क्वेश्चन वाले ने B बीच में है ऐसा बोला नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। हम ऐसा सोच रहे हैं कि बी बीच में अगर होगा तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आएगा। इसलिए केस नंबर 1 समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहली सिचुएशन या पहला केस मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि वो नंबर लाइन के ऊपर जो 3 पॉइंट हैं उनमें से बीच में कौन सा होगा? बी। तो इस केस को लेकर के जब हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आता है। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। केस नंबर 1 में जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको ये बता दूं कि आज के बाद जब कभी मैथ्स में आप ऐसा लिखा हुआ देखें तो इसको तो मैंने कल भी कहा था कि आपको इसको कोलिनियर पढ़ना है ना। पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अब इन कोलिनियर पॉइंट्स को प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं तो मैं लॉजिकल तरीके से आपको बताता हूं कि इसके बाद जब कभी आपको ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में, मैथ्स में कहीं भी दिखे तो आप इसको कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फाबेट। कोलिनियर पॉइंट को कुछ इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ये दिख रहा है आपको, डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फाबेट। तो पहले 2 अल्फाबेट लो और उसका डिस्टेंस यहां पे बनाओ।
फिर बीच में प्लस की साइन लिखो और फिर बी एंड सी, ये दूसरे दो अल्फाबेट लो। फर्स्ट सेकेंड अल्फाबेट लिए, यहां पर हमने उसका डिस्टेंस बना दिए, उसको प्लस करो सेकेंड और थर्ड वाले अल्फाबेट के डिस्टेंस से। दिख रहा होगा आपको, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी, यानी पहला और तीसरा अल्फाबेट। अब जरा ध्यान से देखिएगा मैंने क्या कहा। जब कभी आपको ऐसी कंडीशन मिले कि पॉइंट्स अगर कोलिनियर है और ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, या हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है और बी बीच में है, ऐसे कंडीशन में उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है। उसे कैसे याद रखेंगे? ऐसे, फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड थर्ड इक्वल्स टू फर्स्ट थर्ड। एक बार फिर सुनेंगे, पहले आपको लिखना है फर्स्ट एंड सेकेंड डिस्टेंस ऑफ ए बी, फिर बीच में क्या यूज करोगे? प्लस। उसके बाद आपको लिखना है सेकेंड थर्ड डिस्टेंस ऑफ बी सी, फिर उसके बाद क्या आएगा? इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड। तो उसे कुछ इस तरह से बोलता हूं मैं, फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड थर्ड इक्वल्स टू फर्स्ट थर्ड। अब फर्स्ट सेकेंड क्या है? तो फर्स्ट और सेकेंड, ये दो अल्फाबेट हो गए। सेकेंड थर्ड क्या है? तो सेकेंड और थर्ड, ये दो अल्फाबेट हो गए। फर्स्ट थर्ड क्या है? तो फर्स्ट और थर्ड, ये दो अल्फाबेट हो गए। तो बच्चों, आज के बाद जब कभी मैथ्स में आपको ऐसा कोलिनियर पॉइंट लिखा हुआ है तो उसके बाद आप ये वाला स्टेटमेंट बिना झिझक यूज कर सकते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा। ध्यान रहे, फिर से एक बार सुन लीजिए, फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड थर्ड इक्वल टू फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड। समझ में आ रहा है? बहुत बार रिपीट किया हूं, एक बार फिर देख लीजिए। डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये फर्स्ट सेकेंड हो गया, फिर बीच में क्या यूज करना है? प्लस की साइन। डिस्टेंस ऑफ बी सी, ये सेकेंड थर्ड हो गया, फिर बीच में क्या यूज करना है? इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी, ये फर्स्ट थर्ड। इसलिए शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड। समझ में आया? तो इसके बाद ये वाला पॉइंट आप लिखोगे, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में है उस इंफॉर्मेशन को यूज करो और डिस्टेंस ऑफ ए बी आप फाइंड कर लो। बहुत सिंपल सा है। ध्यान और नजर बनाए रखिए यहां पर। अभी आपको जो फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ ए बी, मैथ्स में जो चीज हमें फाइंड करनी होती है उसे हम एज इट इज लिखते हैं। सुन रहे हो ना? उसे हम सेम कॉपी करेंगे। ये तो हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? ए बी, बीच में साइन क्या है? प्लस का प्लस, प्लस कॉपी कर लिए। उसके बाद कौन है? डिस्टेंस ऑफ बीसी। अब डिस्टेंस ऑफ बीसी कहां से मिलेगा? क्वेश्चन में मिलेगा। ये बीसी और सीबी एक ही होता है। कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस ऑफ बीसी 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 इज इक्वल टू, के नीचे इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एसी कितना है क्वेश्चन में? डिस्टेंस ऑफ एसी इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से क्या कॉपी हो गया? 10। समझ में आया? वैल्यूज पुट किया। मुझे फाइंड क्या करना है? जो चीज फाइंड करनी है उसको आप सेम कॉपी करोगे। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 10 एज इट इज। अब आपको मैथ्स के छोटे मोटे रूल्स तो पता होंगे। ये प्लस 8 वहां शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि मुझे जो चीज फाइंड करनी है उसको अकेला होना चाहिए। जो फाइंड करना है उसको अकेला होना चाहिए। सुनेंगे ध्यान से। तो क्या फाइंड करना है? ए बी, तो ए बी को क्या होना चाहिए? अकेला। अकेला करने के लिए इसके साथ जो प्लस 8 है वो राइट हैंड पे जाएगा ना, तो प्लस 8 जब राइट हैंड पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? -8। अब आप सब जानते हैं 10 - 8 कितना आएगा? 2। कौन आया? डिस्टेंस ऑफ ए बी, यह आपका आंसर। समझ में आया? डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड हो गया। तो केस नंबर 1 में जब हमने बी को बीच में लेकर के सॉल्व किया तो डिस्टेंस ऑफ ए बी मुझे मिला 2 यूनिट। ठीक है, इसके आगे हम यूनिट लिख देंगे तो बेहतर होगा। 2 यूनिट का आंसर आ गया। अब ए बी के बाद केस नंबर 2 में जाएंगे और सोचेंगे कि एक बार हमने बी को बीच में लेके सॉल्व किया, एक बार हम सी को लेके सॉल्व करेंगे और एक बार हम ए को लेके सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब ये है कि 3 पॉइंट दिए होते हैं, तीनों पॉसिबिलिटी एक बार एक एक पॉइंट को बीच में रख करके सॉल्व करो, आपका आंसर आते जाएगा। समझ में आ रहा है? आइए केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट केस नंबर 2 में हमको ये देखना है कि हम कौन सा पॉइंट बीच में कंसीडर करते हैं। तो यहां पर हमने कौन सा कंसीडर किया था? बी। यहां पर हम सी ले लेते हैं। तो जब हम केस नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो उसको कुछ इस तरह से पहले प्रेजेंट करेंगे।
ए डैश या ए कोलिनियर सी कोलिनियर बी। तो इस बार मैंने कौन सा पॉइंट कोलिनियर में बीच में लिया हूं? सी वाला। पहले वाले केस में क्या लिया था? बी वाला। कुछ दिख रहा है ना डिफरेंस? तो ये तीन अलग अलग पॉसिबिलिटी होंगी। तो केस नंबर 2 में जब हमने सी को लिया है तो देखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आता है। अब बाकी का पूरा मेथड सेम है, बिल्कुल 1 2 3 4 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो याद करो यहां पर मैंने क्या कहा था कि जब कभी मैथ्स में आपको ऐसा दिखे ए कोलिनियर सी कोलिनियर बी या ए सी बी आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो इसके बाद कौन सा स्टेप लिखोगे? बोलो, अभी यहां बताया था मैंने। हाँ, फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड। समझ में आ रहा है बात? फिर से एक बार, फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड थर्ड इक्वल्स टू फर्स्ट थर्ड। बोलो आप बोलोगे तो मैं आपकी आवाज सुन लूंगा। हाँ, मुझे पता है वीडियो में आवाज नहीं आएगी, लेकिन मैं समझ लूंगा। बोलिए आप, फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड थर्ड इक्वल्स टू फर्स्ट थर्ड, है ना? ध्यान से साकिब, ध्यान दे। यहाँ पर पहली कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड कौन है? ए सी। तो यहाँ पे ए सी, फिर बीच में क्या आएगा? प्लस, बोलो, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड थर्ड। सेकेंड थर्ड कौन है? सी बी। तो ब्रैकेट के अंदर सी कॉमा बी, फिर क्या आएगा? इक्वल्स टू, भूलना नहीं है, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट कौन है? ए। थर्ड वाला कौन है? बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? ए कॉमा बी। तो ये हो गया आपका इसके बाद का स्टेटमेंट। कभी भी आपको मैथ्स में कोलिनियर पॉइंट्स अगर दिया गया है तो उसके बाद आप ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे सॉल्व करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे और आंसर आपके सामने। तो एसी का आंसर है हमारे पास। यहां देखेंगे क्वेश्चन में एसी इज इक्वल टू हाउ मच? 10 प्लस का प्लस, सीबी इज इक्वल टू कितना? 8 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है। और अभी मैंने बताया कि मैथ्स में जो चीज फाइंड करनी होती है उसे हम एज इट इज लिखते हैं। तो ए बी को सेम कॉपी करो, ए बी कॉपी हो गया। उसके बाद जो फाइंड करना है एक बार फिर से कॉपी होगा। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 10 प्लस 8। अरे कितना? 10 प्लस 8 18। अब ये उल्टा लिखा हुआ है ना, इसको सीधा कर दो। 18 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी यहां से पढ़ोगे तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 18 यूनिट। आंसर आ चुका है, बस खाली इसको सीधा करके लिखना है। दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 18 और आगे यूनिट। तो ये रहा आपका आंसर। समझ में आया है ना आसान? ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है। आप एक बार फोर्थ वाला ध्यान से देखिए। फोर्थ और 5 दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और भूलिएगा नहीं, पिक्चर्स जरूर आने चाहिए, है ना? तो कभी ना कभी तो मिलोगे आप मुझे क्लास में, ध्यान रखना इसका। अब इसके बाद हम केस नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, घबराइए मत, मिलेंगे तो देख लेंगे। केस नंबर 3 में हम क्या होगा? केस नंबर 3 में हम सोचेंगे कि भाई यहां पर केस नंबर 1 में हमने बी को बीच में लिया था, केस नंबर 2 में हमने सी वाले पॉइंट को बीच में लिया है। अब बचा कौन बचा? अरे बोलो सादिक, कौन बचा? ए बचा है ना, तो ए को बीच में ले लेते हैं। मैं जो बच्चों के नाम दे रहा हूं ना वो ऐसे ही ले रहा हूं, किसी का भी रैंडमली नाम लूंगा, आप लोग थोड़ा परेशान नहीं होना। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? केस नंबर 3 में मैं बीच में किसको लेने की बात कर रहा हूं? बी हो चुका है, सी हो चुका है, ए आएगा। तो सी को मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद ए और उसके बाद बी। अगर आप बी को भी यहां लिखोगे तो भी चलेगा। बीच में कौन आना चाहिए? ए, क्योंकि बीच में बी हो चुका है, फिर बीच में सी हो चुका है, अब बीच में बचा कौन? ए। तो ये हमारी तीसरी कंडीशन या तीसरी पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि 3 कोलिनियर पॉइंट में ए वाला भी बीच में आ सकता है, हो सकता है। अब देखते हैं कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो हमारा डिस्टेंस ऑफ ए बी का आंसर कितना आता है ना? ध्यान दीजिए। चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब कभी मैथ्स में 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ऐसा लिखा हुआ है सी ए बी कोलिनियर पॉइंट्स, तो उसके बाद का स्टेटमेंट, हाँ वही फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड थर्ड इक्वल्स टू फर्स्ट थर्ड। बोलो यहां पर एक बार रिपीट करो। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेकेंड कौन? सी ए या ए सी भी लिख सकते हैं। तो चलो ठीक है, जो है वो लिखो, सी ए प्लस का प्लस आएगा ना, प्लस बीच में, उसके बाद सेकेंड थर्ड
सेकेंड थर्ड कौन, ए बी, तो आप क्या लिखोगे, ए कॉमा बी। उसके बाद इज इक्वल टू के बाद क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट थर्ड कौन, सी कॉमा बी। दिख रहा है आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वो लाइट के इफेक्ट की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, कोशिश करिए। डिस्टेंस ऑफ सी ए यानी कि फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड थर्ड इक्वल्स टू फर्स्ट थर्ड। इसे कुछ इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड हो गया, फिर उसके बाद सेकेंड थर्ड लेने का, और उसके बाद फिर आप फर्स्ट थर्ड लेने का। समझ में आया? चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे बोलो, इसके बाद क्या करना है सर, वहां से वैल्यूज उठाना है, फॉर्मूले में पुट करना है, और उसके बाद आपका आंसर। प्लस माइनस करने तो आपको आता ही है। तो डिस्टेंस ऑफ सी ए कितना है, ये सी और ए सी कितना हो गया 10 प्लस का प्लस ए बी का, तो आंसर हमको फाइंड करना है। तो बोलो जो चीज फाइंड करनी है उसको एज इट इज कॉपी करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी सेम कॉपी हो गया, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी बी कितना है मेरे पास 8 यूनिट, तो ये 8 यूनिट कॉपी हो गया। अब क्या फाइंड करना है, ए बी, तो जिसको फाइंड करना है उसको अकेला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अकेला। अब डिस्टेंस ऑफ ए बी के साथ कौन है, दिख रहा है 10, तो ए बी को अकेला करने के लिए इस 10 को उस तरफ राइट हैंड साइड पे भेजेंगे, तभी तो अकेला होगा। तो जब हम इस प्लस 10 को वहां भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपनी साइन चेंज करेगा। प्लस वाला माइनस होता है, माइनस वाला जाएगा तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई वाला जाएगा तो डिवाइड में आएगा, डिवाइड वाला जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ये सारे बेसिक से ऑपरेशन है जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में आपको सिखाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी आपको फाइंड करना है, तो जो चीज फाइंड करनी है उसको सेम कॉपी करना होता है, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 8, जो चीज पहले से प्रेजेंट है उसको नंबर आप सेम कॉपी करेंगे। अब ये प्लस 10 यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्या हो जाएगा -10। अब आप सब जानते हैं, ये देखो 8 की साइन क्या है, आगे कुछ नहीं है तो मतलब क्या, प्लस। 8 की साइन प्लस है, 10 की साइन क्या है, माइनस, है ना। कल के वो 5 छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आपको याद होंगे तो, है ना, वो बताया था मैंने कल आपको कि हम इस टाइम पे 5 छोटे छोटे क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचते हैं और फटाफट एक बार फिर मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन प्लस माइनस, आंसर क्या आएगा माइनस, ठीक है, तो माइनस करेंगे 10 माइनस 8 कितना आएगा आंसर 2। फिर पूछूंगा साइन किसकी, तो आप बोलोगे साइन बड़े नंबर की, हो गया। मैं बोलूंगा बड़ा नंबर कौन, तो आप बोलोगे सर बड़ा नंबर 10, तो मैं बोलूंगा उसकी साइन क्या है, तो आप बोलोगे उसकी साइन माइनस है। तो ये 5 छोटे छोटे से क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए। प्लस माइनस बोलो, प्लस माइनस माइनस, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद 10 माइनस 8 दूसरा क्वेश्चन, कितना आया आंसर 2, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं साइन किसकी, है ना, तो आप क्या बोलोगे आंसर में, साइन बड़े नंबर की। साइन किसकी यूज होती है, ग्रेटर नंबर की यूज होती है ना। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। उसके बाद चौथा क्वेश्चन ग्रेटर नंबर कौन, तब आप बोलोगे सर ग्रेटर नंबर तो 10 है, हो गया चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। तो मैं पांचवा भी पूछूंगा 10 की साइन क्या है, तो आप बोलोगे माइनस, फिर उस माइनस को हम वहां पर लिखेंगे। समझ में आ रहा है 5 क्वेश्चन, कल भी यही 5 क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था और आज भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। जब एक बार आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो ये 5 क्वेश्चन दिमाग में नहीं आते, फिर फटाफट हाथ चलता है। अभी तो आप सीख रहे हो, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 8 2, साइन किसकी, ग्रेटर नंबर की। ग्रेटर नंबर कौन 10 की साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखोगे। ध्यान रहे अगर 10 प्लस में होता तो हम प्लस की साइन नहीं लिखते, प्लस पहले से कंसीडर किया जाता है, लेकिन माइनस को इंडिकेट करना पड़ता है। तो ये रहा आपका डिस्टेंस ऑफ ए बी, क्या आया -2 यूनिट। अब यहां पर आप थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। पहले वाले केस में डिस्टेंस ऑफ ए बी 2 यूनिट आया था, दूसरे वाले केस में डिस्टेंस ऑफ ए बी 18 यूनिट आया था, और तीसरे केस में -2 यूनिट आया। अब मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दूं। अगर आप बेसिकली मैथ्स में या साइंस में अगर आप ये डिस्टेंस का देखोगे तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होते, समझ में आ रहा है। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी आपने ऐसा सुने नहीं होंगे कि किसी की हाइट -6 फीट है तो जो लेंथ होता है, डिस्टेंस होता है, वो नेगेटिव नहीं होता। या कभी हमने ये नहीं सुने होंगे कि आज मैं -5 किलोमीटर चल के आया हूं, नहीं बोलता ना कोई ऐसा। जो डिस्टेंस होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते। तो ध्यान रहे यहाँ पर जो डिस्टेंस आ रहा है -2, ये नेगेटिव में आया। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो हमने केस कंसीडर किया है
ए को बीच में लेकर के, वो पॉसिबल है ही नहीं। समझ में आ रहा है? हम सोच तो सकते थे, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है 10 और 8, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप रियल में डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? जब कभी माइनस आएगा डिस्टेंस, तो आप इतना समझ लेना कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर पॉसिबिलिटी नंबर या केस नंबर 3 CAB पॉसिबल नहीं होगा। ये दो आंसर राइट होंगे, और वो मैंने आपको समझाने के लिए कराया हूं, क्योंकि हम सोच तो सकते थे ना कि ए बीच में आ सकता है, जैसा हमने सोचा था, लेकिन सोचने पे आंसर क्या आया? नेगेटिव, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होते। इसका मतलब हमारी सोच रॉन्ग हुई, गलत हुई। समझ में आ रहा है? तो यहां पर बच्चों, जब कभी माइनस में डिस्टेंस आया तो आप स्टेटमेंट लिखोगे, सिंस डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी, यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं नीचे लिखता हूं, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ये स्टेटमेंट लिखे, सिंस डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये रूल है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला जो पॉसिबिलिटी है, देयरफॉर C कोलिनियर A कोलिनियर B इज नॉट पॉसिबल ही नहीं है ना, वो आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारी तीसरी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। समझ में आया? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 को काफी टाइम लिया मैंने, और बिल्कुल इसके ही जैसा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आप 4 और 5 को साथ में सॉल्व करेंगे तो आपको वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप सोच रहे हैं सर 5वां भी बोर्ड पे करा दो। अरे एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, और हम क्या कर रहे हैं, जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आप सामने होते तो थोड़ा स्पीड में चलते और फटाफट वो भी हो जाता। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 का हल्का से रिवीजन। क्वेश्चन में मुझे ये पूछा था कि मेरे पास 3 पॉइंट है एक लाइन के ऊपर, ABC कोलिनियर पॉइंट, और कुछ डिस्टेंस था, AC का 10, CB का 8। हर तरह से सोच करके, हर पॉसिबिलिटी में सोच करके आपको डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड करना। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि B को बीच में लिया, 3 पॉइंट है ना, A है, B है, C है, तो B किधर आया? बीच में आया। उसके हिसाब से सॉल्व किया तो आंसर आया AB का 2 यूनिट। समझ में आया? दूसरी बार किसी बच्चों को ऐसा लगता नहीं सर B बीच में नहीं होगा, हो सकता है C बीच में हो, तो C को बीच में लेके सॉल्व किए। उस टाइम पे डिस्टेंस ऑफ AB कितना आया? 18 यूनिट आया ना अलग। अब तीसरी बार किसी बच्चे को अलग लगता है, नहीं सर मैं चाहता हूं कि A को बीच में लूं, तो लिया बीच में। A को लेने के बाद जो हमारी इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से A को लिया तो आंसर माइनस में आया। इसका मतलब वो तीसरे बच्चे की सोच तो सही थी कि A को बीच में ले सकते थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास डिस्टेंसेस की इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो डायग्राम ड्रॉ नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, और ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 आपको कंप्लीट करना है। आइए 4 और 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 4 को मैंने आपको बोर्ड पे करा दिया, 5th वाला उसी की जैसा सेम है, आपको होमवर्क करना है, और 6 और 7 यहाँ करा के आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, स्केच प्रॉपर फिगर। यहाँ पर हमको एक डायग्राम बनाना होगा, एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद जो हमसे उसने पूछा है क्वेश्चन, उनके आंसर्स भी देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 3 सब क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने आपके लिए पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे कराऊंगा। दूसरा वाला इसी की जैसे सॉल्व करना है, और वो आपको होमवर्क होगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आप लाइन से कर सकते हो, पहला करो, फिर बीच में दूसरा कर लो, उसके बाद तीसरा कर लो, तो तीनों एक साथ हो जाएंगे। जैसा आप करना चाहें, बस आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के सब क्वेश्चन 1 पे। देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है, और उसको यूज करके अगर हम पहले डायग्राम बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, और अगर हम डायरेक्टली आंसर निकाल करके बाद में डायग्राम बनाना चाहें तब भी हम बना सकते हैं। तो देखिए ऐसा है कि अगर हम पहले डायग्राम बनाना चाहें तो हम, जैसा कि मैंने कहा कि तो भी हम बना सकते हैं, और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सी चेंज करना चाहूंगा
आपके लिए क्वेश्चन को आसान करना चाहूंगा, ठीक है। अब ऐसा होता है कि सिस्टमेटिक वे में चलो, मानता हूं सिस्टमेटिक वे में चलना चाहिए, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इस क्वेश्चंस को आसान तरीके से आपको याद रखने के लिए या कोई डिफिकल्टी ना हो, उसमें हम लोग लॉजिकल तरीका यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में लॉजिक ये है कि आप पहले डायग्राम मत बनाइए, डायग्राम के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिए, एक लाइन बनाना और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक या दो लाइन की स्पेस छोड़िए, पहले हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम अपना डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं कि क्या लॉजिक यूज करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले मैं सब क्वेश्चन देख लेता हूं। इफ ए बी सी, अब ये लिखा हुआ है ए डैश बी डैश सी, इसका मतलब बोलो, बोला अहमद इसका मतलब बोलो, क्या है इसका मतलब? ए बी सी, तो इसका मतलब कोलिनियर। मैंने कहा था ना, कल भी कहा था, आज भी कहा कि जब कभी मैथ्स में आपको इस तरीके से लिख के आएगा 3 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट ए बी सी हो, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स वाई जेड, सिमिलर क्वेश्चन दोनों, ठीक है। तो एक्स वाई जेड क्या माना जाएगा? कोलिनियर माना जाएगा। इस बार आपको उसने पहले से ही दे दिया है क्वेश्चन। इफ का मतलब अगर पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर और साथ में ए सी की लेंथ कितना दिया हुआ है? 11 यूनिट, बी सी का लेंथ कितना दिया हुआ है? 6.5। तो हमें किसका लेंथ फाइंड करना है? ए बी का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। इस बार वहां डिस्टेंस यूज नहीं किया हुआ है, लेंथ यूज किया हुआ है। स्मॉल एल का मतलब होता है लेंथ। तो एक बार फिर से, अगर ए बी सी कोलिनियर पॉइंट है, ए सी 11, बी सी 6.5, तो आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए बी। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर पहले फाइंड कर लेंगे, उसके हिसाब से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन को लिखेंगे और इस तरफ डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए एक लाइन या 2 लाइन का गैप छोड़ेंगे। आपको लाइन बनाना है, खाली उसके ऊपर 3 पॉइंट दिखाना है। 2 लाइन का गैप छोड़ने के बाद आप यहाँ नीचे से इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सिंस, कॉपी करेंगे ए डैश बी डैश सी, ये लिखा। ये क्वेश्चन में इफ लिखा हुआ, इफ ए बी सी आर कोलिनियर। इफ का मतलब क्या? अगर कोलिनियर है, अगर कोलिनियर है तो मैं यूज कर सकता हूँ ना उसको। वो हम बोलते हैं ना, अगर मेरे पास 10 रुपया है तो मैं चॉकलेट खा सकता हूँ, पैसे नहीं है तो कैसे खाओगे? तो कंडीशन है यहाँ इफ ए बी सी आर कोलिनियर, तब हमको ये ए बी का लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि चलो मान लिया, सिंस मतलब वो चीज पहले से है, ए बी सी आर कोलिनियर एक्सेप्ट किया। अगर ए बी सी कोलिनियर है तो जरा प्रीवियस वाले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे जाओ तो, और देखो मैंने क्या बताया था कि जब कभी मैथ्स में अगर कोलिनियर पॉइंट है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? याद करो, है ना जैद, वो पॉइंट याद करो। कौन सा पॉइंट? ए बी फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड थर्ड इक्वल्स टू फर्स्ट थर्ड। याद आ रहा है ना? मैं ऐसे कोई भी रैंडमली नाम लेते रहता हूं, आप नाम से मत घबराइए। ये सारे बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं, मैं उन्हीं में से किसी का नाम यहाँ पे रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ए बी सी कोलिनियर है, तो कोलिनियर के बाद वो वाला स्टेटमेंट जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने लिखे थे वो याद होगा आपको। तो इसके नीचे हम लिखेंगे देयरफॉर। सिंस के बाद क्या यूज करोगे? देयरफॉर। क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ। इस बार डिस्टेंस यूज नहीं करना है, क्वेश्चन में हमको लेंथ दिया है तो लेंथ लिखेंगे। लेंथ ऑफ फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड कौन? ए बी, बीच में क्या प्लस आया, प्लस। लेंथ ऑफ सेकेंड थर्ड, तो सेकेंड थर्ड कौन? लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड कौन? ए सी। हो गया हमारा स्टेटमेंट। फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, याद कर लो इसको, आपको लाइफ टाइम के लिए काम आएगा। जब कभी 3 कोलिनियर पॉइंट है तो ऐसे ही यूज करो, फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड थर्ड इक्वल्स टू फर्स्ट थर्ड। अब इतना करने के बाद जो वैल्यूज है पुट करो, पुट करके जो चीज चाहिए उसको अकेला करो। अकेला करने के लिए जो उसके साथ का है उसको राइट हैंड साइड पे भेजो और माइनस प्लस करके जो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। बस यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है, वो क्वेश्चन में आंसर आने के बाद हम डायग्राम भी कंप्लीट कर देंगे। तो हम देखते हैं कैसा। लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ कितना है? सर वो तो फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करना है तो एज इट इज कॉपी कर लिए, प्लस का प्लस आ गया। उसके बाद बीसी का लेंथ कितना है? तो क्या लिखोगे? 6.5। कहां से मिला? ये रहा बीसी का लेंथ, क्वेश्चन में दिया हुआ। एसी का लेंथ कितना है? तो एसी का लेंथ यहाँ पर आपको मिलेगा 11 यूनिट। हो गया, वैल्यूज पुट हो गई। अब चाहिए क्या? क्या चाहिए? एबी का लेंथ चाहिए। सर जो चीज फाइंड करनी है उसको आप एज इट इज लिखो, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखो। यहाँ पे पहले से जो नंबर प्रेजेंट है वो कॉपी करो। अब जो चीज फाइंड करनी है उसको अकेला होना चाहिए। अकेला होने के लिए उसका साथ वाला नंबर
प्लस 6.5 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस 6.5। अब आप सब जानते हैं 11 माइनस 6.5 कितना आएगा? बोलो 11 में से 6.5 रुपये आपने खर्चा कर दिया, कितना बचा आपके पास? बचा 4.5। सही है ना? तो यहाँ पर लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4.5 यूनिट। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ AB, इसके बाद ऐसे ब्रैकेट बनाओगे और आपका आंसर आपके सामने हो गया। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब बताना क्या है? डायग्राम भी बताना है, ठीक है? तो देखते हैं डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है? इफ ए बी सी आर कोलिनियर। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसके ऊपर 3 पॉइंट आएंगे और वो तीनों कोलिनियर होंगे, ठीक है? अब उसमें से जैसा मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है, ए पहले लिखा है तो हम ए को पहले लिखेंगे, बी बीच में है तो हम बी को बीच में लिखेंगे और सी बाद में है तो हम उसको लास्ट में लिखेंगे। सिंपल सा जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करेंगे। तो डायग्राम कुछ इस तरह से आप ड्रॉ करोगे कि आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है और स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद उसके ऊपर 3 पॉइंट दिखाना है। ए सबसे पहले है तो इधर लिख लिए, सी सबसे लास्ट में है तो उसको इस तरह से सी को प्रेजेंट करेंगे। अब बी को आपको प्रेजेंट करना है बीच में। करने को तो रफ डायग्राम है, मेजरमेंट के साथ आपको ड्रॉ नहीं करना है, तो हम बी को कहीं भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन थोड़ा कैसा होता है कि अगर हम कुछ चीज काम कर रहे हैं तो थोड़ा परफेक्टनेस होनी चाहिए ना उसके अंदर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा ए बी का जो लेंथ है वो कितना आया है? 4.5 है ना? और मेरा क्वेश्चन में बीसी का जो लेंथ है वो 6.5 है। तो बीसी बड़ा दिखना चाहिए और ए बी छोटा दिखना चाहिए। समझ रहे हो? बी को अगर मैं ए के करीब लूंगा, ए के पास लिखूंगा तो ए बी छोटा दिखेगा क्योंकि वो है भी छोटा, 4.5 आया है, और बीसी बड़ा लगेगा, वो बड़ा है 6.5। तो लॉजिकल भी हमारा रफ डायग्राम सही दिखना चाहिए। समझ में आया मैंने डायग्राम बाद में क्यों बनाया? ताकि डायग्राम बनाने के टाइम पे हमको ये समझ में आना चाहिए कि भाई कौन सा पार्ट छोटा लगना चाहिए और कौन सा पार्ट बड़ा दिखना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर हमने मेजरमेंट लेके तो बनाया नहीं है, रफली बनाया है। कहीं भी लिख सकते थे, आप लिख सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लॉजिकल भी जो डायग्राम रफली बना रहे हो वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से सही दिखना चाहिए, तभी तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, है ना? नहीं तो कोई भी चेक करने वाला जो आपके स्कूल टीचर्स होंगे या और भी कोई जो स्कूल के टीचर्स चेक करेंगे तो हो सकता है कि उनको कुछ अलग मेथड हो तो वो फिर आपके मार्क्स काट दे। इसलिए स्टूडेंट मेरे छोटे छोटे से जो पॉइंट होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से देखिए इन सारे पॉइंट्स। अब बी को कहाँ लिखूं? सी के पास लिखूं या ए की तरफ लिखूं? तो मैंने आपको समझाया अगर हम ए के पास लिखेंगे तो ए भी छोटा दिखेगा, है ना? और वो है भी छोटा 4.5, और बी से लेकर के सी तक बड़ा लिखेगा, वो है भी बड़ा 6.5। तो इंफॉर्मेशन के हिसाब से बनने वाला डायग्राम भी सही लग रहा है ना? इसलिए बी को कहाँ लिखेंगे? बी को हम ए के करीब में लिखेंगे। दिख रहा है आप लोगों को? इस तरह से बी। अब देखो ए बी छोटा है और बी सी बड़ा है। आप चाहो तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी आई है? 4.5। बी सी की वैल्यू कितनी आई है? पहले से दिया हुआ है 6.5, और ऐसे कितना आपका 11। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, हम पहले डायग्राम नहीं बना सकते थे, अब बाद में सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, पहले सॉल्व कर लिया, उसके हिसाब से हमने डायग्राम बनाया। ये ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है ताकि डायग्राम लॉजिकल भी सही दिखना चाहिए। ठीक है, आइए हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस बार थोड़ा फटाफट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो? सबसे पहले लिखना होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद तीन कंडीशन है ना हमारे पास, सिंस x, y, z, ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है ना? पहले से क्वेश्चन में लिखा है इफ x, y, z आर कोलिनियर, लेंथ ऑफ x, z इज इक्वल टू 3√7, लेंथ ऑफ x, y इज इक्वल टू √7। फाइंड करना है लेंथ ऑफ y, z। कुछ भी होने दो, हम कर देंगे सिमिलर मेथड में। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है सिंस x, y, z कोलिनियर, क्योंकि x, y, z कोलिनियर है। अब अगर वो कोलिनियर है तो उसके बाद वाला स्टेटमेंट सोचो, याद आया? फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड। हाँ, वो ऐसे होते रहता है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore फर्स्ट सेकंड कौन है? लेंथ ऑफ फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट, यानी कि x, y। बीच में क्या आएगा? प्लस
लेंथ ऑफ सेकेंड और थर्ड अल्फाबेट यानी कि y और z, फिर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ फर्स्ट थर्ड मतलब कौन, लेंथ ऑफ x z। हो गया इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अब इसके बाद इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, जिसको चाहिए उसको अकेला करो, प्लस वाले या माइनस वाले को यहाँ वहां भेजो, प्लस माइनस करो, आपका आंसर आपके सामने। चलिए स्टार्ट करो। लेंथ ऑफ xy कितना है, लेंथ ऑफ xy है √7, तो यहाँ मैंने लिख दिया √7, बीच में क्या साइन आएगी प्लस। yz आपको फाइंड करना है और जो चीज फाइंड करनी है उसको एज इट इज लिखने का, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखो। लेंथ ऑफ xz किधर है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 3√7, हो गया वैल्यूज को दो। अब किसको फाइंड करना है, बोलो बच्चों किसको फाइंड करना है, शकील लेंथ ऑफ yz किसको फाइंड करना है, इसको ही ना, तो जिसको फाइंड करना है उसको कहाँ लिखने का, नीचे लिखने का, yz इज इक्वल टू, हो गया। अब आप बोलेंगे सर जिसको फाइंड करना है उसको तो एज इट इज कॉपी कर लिए, लेकिन अकेला होना चाहिए, तो अकेला करने के लिए ये वाला नंबर वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस में है, वहां जाके क्या होगा माइनस, लेकिन उसको भेजने से पहले वहां वाला जो नंबर है उसको तो कॉपी कर दे, 3√7 हो गया। अब प्लस √7 वहां जाके क्या होगा -√7, ये हो गया, लिख लिया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कौन से नंबर है, इनको कैसे माइनस करे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा मैथ्स है, वो होता है ना, आपने कभी 8th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा, ध्यान से देखो, 3x माइनस 2x करो तो इसको माइनस 3x है, उसमें से 2x आपने माइनस कर दिया, कितना बचेगा आपके पास, कितना बचेगा आपके पास, बचेगा 1x, और ये हम लिखते नहीं है ना, 1x बचा ना, समझो वैसा ही कुछ यहाँ पर मैथ्स का कैलकुलेशन हो रहा है, 3√7 माइनस √7। अब आप बोलोगे सर इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, समझ में आ गया, 3√7 माइनस 1√7, तो आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास 3√7 है, जिसमें से आपको 1√7 माइनस कर देना है, तो कितने √7 बचेंगे, 2√7 बचेंगे, सिंपल सा माइनस है, घबराने का नहीं है, रूट वाले नंबर आए तो टोपी दिख गई तो घबरा रहे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, देखते जाओ खाली। 3√7 माइनस √7 कितना बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और √7 एज इट इज कॉपी होगा जैसे मैंने यहाँ बताया, 3x में से 2x गया तो 1x बच गया, ये आपका आंसर। आंसर आने के बाद आगे क्या लिखने का, यूनिट, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, इसे ब्रैकेट बना के खत्म। अब सॉल्यूशन तो हो गया है, अब इसका डायग्राम बनाना है ना, तो डायग्राम बनाने के लिए हम यहाँ पर स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे बना सकते हैं या बाद में, अब मैंने यहाँ स्पेस छोड़ना भूल गया तो हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, और डायग्राम कैसे बनाना है दिए हुए इंफॉर्मेशन के हिसाब से। अब इस डायग्राम को ऊपर बना लें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन के बाद कौन से 3 पॉइंट है x y z, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में x को ले लेते हैं, लास्ट में कौन सा है z, अब बीच में लेना है किसको, y, कहीं भी ले सकते हो, बताया था ना मैं, लेकिन लॉजिकल तरीके से लो, डायग्राम इंफॉर्मेशन के हिसाब से सही लगना चाहिए। तो आइए देखते हैं, yz कितना दिख रहा है, 2√7 दिख रहा है, y मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ z के पास, तो वो 2√7 का डिस्टेंस लगना चाहिए, और xy कितना दिख रहा है, xy कितना है मेरे पास, xy देखो यहाँ लिखा हुआ है √7, इधर भी लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ xy √7, ये 1√7 है, और yz 2√7, बड़ा कौन, yz बड़ा, तो बड़ा लगना भी चाहिए ना डायग्राम में, तो मैं क्या करूंगा, y को यहाँ पे लूंगा, ये देखो y से लेके z तक का डिस्टेंस बड़ा लग रहा है और xy छोटा लग रहा है, क्योंकि वो दिया भी छोटा है, तो लॉजिकल बनाओ, आपको मार्क्स भी कंप्लीट मिलेंगे। ये रहा √7xy, और yz का आंसर कितना आया बोलो, 2√7, हो गया डायग्राम कंप्लीट। समझ में आया क्वेश्चन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट वाला क्वेश्चन और थर्ड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला आपको सॉल्व करना है होमवर्क में, तीनों को साथ में सॉल्व कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, यानी कि आज के इस लेक्चर का भी आखिरी क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है, मैं उसे यहाँ पर लिखूंगा तो नहीं, छोटा सी क्वेश्चन है इसलिए ऑलरेडी बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ध्यान से सुनिएगा, विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में है मेरे, तो मैं आपको बोल देता हूँ। विच फिगर इज फॉर्म्ड, कौन सा फिगर बनेगा, कौन सा डायग्राम बनेगा, बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप कौन सा डायग्राम बना सकते हो।
तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आइए उसे भी यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। कितने? 3। कौन से पॉइंट? नॉन कोलिनियर। अब आपको कोलिनियर नॉन कोलिनियर पता है, अगर कोलिनियर होगा तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पे आएगा, ठीक है। तो अगर वो कोलिनियर होगा तो लाइन बनेगी, लेकिन यहाँ क्या बोला है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या बना सकते हैं? तो आइए देखते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम क्या बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिया हूँ A, फिर इसके सामने मैं यहाँ पर एक नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेता हूँ B, ठीक है। और इसके नीचे की तरफ एक नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिया हूँ मैंने C। तो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 वाला करा। क्वेश्चन पूछा है विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब आप बताओ इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने से आप कौन सा फिगर बना सकते हैं? तो आइए देखते हैं। अगर मैं AB को ज्वाइन करूं तो एक लाइन बनेगी, फिर मैं AC को भी ज्वाइन कर सकता हूँ, फिर मैं BC को भी ज्वाइन कर सकता हूँ। क्या बन रहा है? हाँ वही, क्या बन रहा है? समोसे के शेप का कुछ बन रहा है ना, क्या बोलते हैं हम उसको? हाँ ट्राइंगल। क्या बोलते हैं हम? ट्राइंगल। आइए बनाते हैं। सबसे पहले अगर मैं AB को ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरा बन गया एक लाइन, फिर उसके बाद अगर मैं AC को ज्वाइन करता हूँ तो ये बन गया दूसरा लाइन, फिर BC को ज्वाइन करा तो ये रहा तीसरा लाइन। ये बीच में आपको दिख रहा है ना शेप, कौन सा डायग्राम बना है? ट्राइंगल का बना ना। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो एक स्टेटमेंट लिखना है, ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। बस स्टेटमेंट लिख के आंसर खत्म करें। तो इसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे इसके सामने लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका 7 है और ये आपका 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत छोटा था, इसलिए मैंने 6 वाले को रफ किए बिना साइड में समझा दिया हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि कौन सा फिगर बन सकता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। तो मेरे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर का मतलब पता होगा, वो पॉइंट जो एक लाइन पे नहीं आते। तो A B इधर है, C इधर, क्या तीनों एक लाइन पे है? तीनों एक लाइन पे नहीं है ना। तो इस तरह से ये हो गया 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। उसके बाद उनको जब मैंने ज्वाइन किया तो बना क्या? ट्राइंगल बना। आंसर लिख दिया, ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर 7वां भी खत्म और हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 खत्म। आप होमवर्क करना नहीं भूलेंगे, प्रैक्टिस करिए, होमवर्क के पिक्चर्स लीजिए और मुझे या हमारे ऑफिस के फोन पे सेंड करिए, ठीक है। चलिए कल के लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आपको इंशाल्लाह 1.2 स्टार्ट करेंगे, जैसे भी क्वेश्चंस होंगे उसमें देखेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, प्रैक्टिस करिए, सेफ रहिए और दुआ करिए कि सारी चीजें पहले से बेहतर हो जाए और जल्द से जल्द हम फेस टू फेस बैठ करके और मजे के साथ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।